गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्लांट ग्रोथ लेसन नंबर 13 और यूनिट नंबर 3 का अंतिम चैप्टर जो है उसकी बात कर रहे थे। हमने अब तक जो है वो जिब्रेलिन हार्मोन तक पढ़ लिया था। जिब्रेलिन हार्मोन की डिस्कवरी के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हमारा जो आगे टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा? जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति। जापान में जिसकी खोज हुई थी, जिब्रेलिक अम्ल जिससे प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति। जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति। जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, हमने रासायनिक दृष्टि से अगर बात करें तो जिब्रेलिन जो होते हैं, सभी जिब्रेलिन जो होते हैं वो जिब्रेलिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? जिब्रेलिक अम्ल होते हैं। क्या कहलाते हैं? जिब्रेलिक अम्ल कहलाते हैं। हमने जिब्रेलिन के अंदर, मैंने आपको कहा था कि 100 से अधिक लगभग ये जो हैं पाए जाते हैं या इनको प्राप्त किया जा चुका है, जिनमें से एक मैंने आपको बताया था GA3, जो सबसे अधिक और सर्वाधिक रूप से पाया जाता है या लगभग सभी में ये मिलता है। जिब्रेलिन की अगर बात करें, सभी जिब्रेलिन हैं, उनकी जो संरचना होती है वो लगभग समान होती है। मूल संरचना की अगर बात करें, मेन स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो क्या होती है? समान होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनमें एक वल्य पाया जाता है जिसे गिबेन वल्य कहा जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? एक वल्य पाया जाता है। कौन सी वल्य पाई जाती है? गिबेन वल्य पाई जाती है। कौन सी वल्य पाई जाती है? गिबेन वल्य जो है वो पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें आगे कि गिबेन वल्य के बाद में इनमें जो है गिबेन वल्यों में 19 कार्बन तथा कुछ में 20 कार्बन उपस्थित होते हैं। गिबेन वल्य जो होती है इसमें या तो 19 कार्बन और कुछ में जो है 20 कार्बन उपस्थित होते हैं। तो कुछ जिब्रेलिन के रासायनिक सूत्रों की हम बात कर लेते हैं, केमिकल्स फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको 100 बताए थे। उनमें से GA3 की तो हम बात करेंगे ही करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की भी बात हम कर सकते हैं जिब्रेलिक अम्ल की, ठीक है। सबसे पहले GA1 की बात करते हैं। GA1 का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C19H24 और O6। कितना होता है? C19। तो गिबेन वल्य में कार्बन की संख्या कितनी है? 19। तो C19H24 और O6। इसी प्रकार GA2 की बात करते हैं। GA2 की बात करते हैं, जिब्रेलिक अम्ल सेकंड की अगर बात करते हैं तो C19H26 और O6। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 और बढ़ गए। इसी प्रकार GA3 की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, C19H22 और O6। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं? 22 हैं। GA4 की बात करते हैं। GA4 की बात करते हैं तो C19H जो हैं वो 24 और O5। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 5 होते हैं। इस प्रकार से ये इनके रासायनिक सूत्र होते हैं। अगर हम रासायनिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो सभी जिब्रेलिन जो होते हैं वो टर्पिन्स होते हैं। क्या होते हैं? आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो टर्पिन्स। क्या होते हैं? टर्पिन्स होते हैं। इनका स्थानांतरण जो है वो अध्रुवीय होता है। ट्रांसफर क्या होता है? इनका स्थानांतरण जो होता है वो अध्रुवीय होता है। स्थानांतरण इनका क्या होता है? अध्रुवीय होता है। एवं ये प्रकाश से प्रभावित नहीं होते हैं। लाइट से जो है ये क्या नहीं होते हैं? प्रभावित नहीं होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण जिब्रेलिक अम्ल की संरचना की, कि जिब्रेलिक अम्ल की संरचना जो है वो कैसी होती है। जिब्रेलिक अम्ल की संरचना की बात करते हैं तो बच्चों इस प्रकार से संरचना इसकी होती है। आप देख सकते हो, आपको इस प्रकार से बनाना है एक बार, ठीक है। और थोड़ी सी हार्ड है संरचना इसकी।
ये इस प्रकार से इसकी जो संरचना है वो बनेगी। ये इस प्रकार से बच्चों इसकी जो संरचना है वो होती है। ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पे OH है और ये यहाँ पे जो है एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या होती है, जिब्रेलिक अम्ल की संरचना जो है वो होती है। अब देखिए एक पौधा, मान लीजिए गमले में पौधा लगा हुआ है, गमले के अंदर पौधा लगा हुआ बिल्कुल बोना है, तो उस पर अगर हम जिब्रेलिक अम्ल का छिड़काव करते हैं तो उसकी लंबाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। तो ये तो हमने बात कर ली जिब्रेलिन हार्मोन की, जिसके अंदर हमने इसकी रासायनिक प्रकृति की भी बात कर ली। अब हम आगे बात करते हैं जिब्रेलिन के कार्य की प्रभाव। नया जो टॉपिक है वो ये है जिब्रेलिन के कार्य की प्रभाव। जिब्रेलिन के कार्य की प्रभाव, तो देखिए हमने ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव पढ़े थे, उसी प्रकार से इसके पढ़ेंगे। 5 दे रखे हैं। पहला जो है वो है परोदीर्घन। परोदीर्घन अर्थात सीधी सी बात है कि जिब्रेलिन पौधों में परोदीर्घन द्वारा पौधे की लंबाई में वृद्धि को प्रेरित करता है। भाई परो अगर बढ़ेंगे तो पौधे की जो लंबाई है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। पौधे की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके छिड़काव से क्या है, पौधे की लंबाई जो है वो बढ़ जाती है। पत्तियों के आकार में भी ये वृद्धि करता है। क्या करता है, साथ में पत्तियों के आकार में भी वृद्धि करता है। ठीक है, परोदीर्घन में पत्तियों के आकार में और लंबाई में जो है वो वृद्धि करता है। इस दीर्घित पर्णहरित परों को बोल्ट तथा इस क्रिया को बोल्टीकरण कहते हैं। भाई परोदीर्घन होना या फिर पौधे की लंबाई जिब्रेलिन के कारण बढ़ना क्या कहलाते, बोल्ट, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, बोल्टीकरण कहा जाता है। याद रखना ये शब्द, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, बोल्टीकरण कहा जाता है। जिब्रेलिन उपचार द्वारा आनुवांशिक रूप से बौने पौधों को क्या किया जाता है, लंबा किया जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, बौने पौधों को क्या किया जाता है, लंबा जो है वो किया जाता है। 2 नंबर है बच्चों, अगर हम बात करें बीजांकुरण। 2 नंबर है आपका बीजांकुरण। बीज का अंकुरण। बीजांकुरण का क्या मतलब होता है, बीज का अंकुरण। बीजांकुरण में अगर हम बात करें तो धान की फसल जैसे हैं, गेहूं है, जौ है, मक्का है, ठीक है, आदि के बीजों के अंकुरण में ये जिब्रेलिन है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है। इसमें जो बीज हैं वो जल अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। बीज जो होते हैं वो क्या करेंगे, जल को अवशोषित करके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, जिनके कारण भ्रूण जिब्रेलिन का संश्लेषण करता है, जिससे बीज के अंदर उपस्थित जो एम्ब्रियो होता है वो इस जिब्रेलिन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है, जिब्रेलिन का जो है संश्लेषण करता है, जो एल्यूरिन परत में जो है विस्तारित हो जाता है और कुछ एंजाइम जैसे एमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज तथा राइबोन्यूक्लियेज के संश्लेषण को प्रेरित करता है। ठीक है, जो लास्ट में इनके जो बीज के अंदर उपस्थित जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो की ग्रोथ में काम आते हैं। किस में काम आते हैं, एम्ब्रियो की ग्रोथ में काम आते हैं। 3 नंबर है बच्चों प्रसुप्ति भंग करना। क्या है, प्रसुप्ति भंग करना। प्रसुप्ति भंग करने का मतलब ये है, जो जिब्रेलिन है ये अनेक वृक्ष जो होते हैं उनकी कलिकाओं तथा बीजों की प्रसुप्तावस्था को नष्ट कर देता है। ठीक है ना, उनकी कलिकाओं एवं बीज की जो प्रसुप्तावस्था होती है, प्रसुप्तावस्था जो होती है, लास्ट में भी पढ़ेंगे इसको, उसको क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। और उसको नष्ट करने के बाद उनको अंकुरित होने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो जिब्रेलिन बहुत ही जरूरी है बीजों के अंकुरण के लिए और उनकी प्रसुप्ति को क्या करने के लिए, भंग करने के लिए बहुत जरूरी है।
4 नंबर फ्लोरिंग की बात करते हैं, पुष्पन, पुष्प लगने की क्रिया। पुष्पन, जिब्रेलिन जो है वो पुष्पन को भी प्रेरित करता है। क्या करता है? पुष्पन को भी क्या करता है? प्रेरित करता है। 5 नंबर है बच्चों लास्ट, अनिषेक फलन। मैंने पीछे वाले वीडियो में भी या फिर ऑक्सीजन के कार्य की प्रभाव में बात करें तो हमने उसमें भी बात की थी कि जिब्रेलिन अनिषेक फलन क्या होता है, अर्थात अंडाशय का बिना निषेचित हुए ही फल में परिवर्तित होना अनिषेक फल, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? अनिषेक फलन कहा जाता है। तो ऑक्सीजन की तुलना में जिब्रेलिन अनेक प्रेरित करने में कई गुना अधिक है। ऑक्सीजन तो काम आता ही आता है, हमने उसमें भी पढ़ा था, लेकिन इससे कई गुना अधिक ताकतवर इस क्रिया के लिए कौन होता है? जिब्रेलिन जो है वो होता है। कौन होता है? जिब्रेलिन होता है। तो जिब्रेलिन द्वारा अगर हम बात करें तो टमाटर है, सेब है, नाशपाती है, वहाँ पर भी हमने कुछ उदाहरणों की बात की थी, पोम है, ठीक है। गुठली युक्त फलों में अनिषेक फलन ऑक्सीजन की तुलना में अधिक क्षमता से किया जाता है। तो ऑक्सीजन भी काम करता है अनिषेक फलन का, लेकिन उससे ताकतवर क्षमता कौन रखता है? ये जिब्रेलिन रखता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 2 हार्मोन हमारे हो चुके हैं, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा जिब्रेलिन। अब हम वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन में तीसरा जो है वो करेंगे साइटोकाइनिन। 3 नंबर बच्चों कौन सा है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की बात करते हैं बच्चों, तो देखिए साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये भी पादप की वृद्धि के लिए काम में आता है। किसके लिए काम में आता है? पादप की वृद्धि के लिए काम आता है। इसके अगर हम खोज की बात करें तो सर्वप्रथम प्रेक्षण जो किया था वो हेवरलैंड ने 1913 में किया था। किसने? हेवरलैंड ने 1913 के अंदर किया था। कब किया था? हेवरलैंड ने 1913 में किया था। इन्होंने फ्लोएम के कुछ विलेय पदार्थ इन्होंने प्रयोग करके बताया कि इसमें फ्लोएम के कुछ विलेय पदार्थ जो है वो उपस्थित होते हैं। फ्लोएम के विलेय पदार्थ उपस्थित होते हैं। फ्लोएम के विलेय पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं और कोशिका के विभाजन को क्या करते हैं? उद्दीपित करते हैं। हेवरलैंड के बाद में एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था वॉन ओवर 1941 के अंदर। कब आए थे? 1941 के अंदर। इन्होंने ये बताया कि नारियल पानी में ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं। किसके अंदर? नारियल पानी। आप लोग नारियल देखा आप लोगों ने, उसके अंदर जो पानी निकलता है उसे नारियल पानी बोलते हैं। नारियल पानी में ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जो कोशिका विभाजन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। किसको प्रेरित करते हैं? कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम है, 2 वैज्ञानिक थे, एक तो सकूग और दूसरा है मिलर। इन्होंने 1955 के अंदर 1955 सर्वप्रथम हेवरलैंड ने 1913 में, लेकिन उसके बाद में 1941 में, बात दोनों की सेम ही थी। इसके बाद में स्कूक तथा मिलर आए 1955 के अंदर। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ईस्ट के डीएनए से कोशिका विभाजन के लिए जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको अलग किया। किसके? ईस्ट के डीएनए से। सेल डिवीजन के लिए आवश्यक पदार्थ जो होता है उस आवश्यक पदार्थ को इन्होंने क्या किया? अलग किया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, इसको इन्होंने स्कूक तथा मिलर ने इसको नाम दिया काइनेटिन। क्या नाम दिया? काइनेटिन। इन्होंने ईस्ट के डीएनए से जो पदार्थ अलग किया जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है उसको इन्होंने काइनेटिन नाम दिया। इसके बाद में एक वैज्ञानिक और आया, लेथम नाम का वैज्ञानिक था 1963 के अंदर। उन्होंने इस काइनेटिन को नाम दिया साइटोकाइनिन। क्या नाम दिया? साइटोकाइनिन। साइटो का मतलब होता है सेल, ठीक है। साइटोकाइनिन नाम दिया। लेथम और मिलर ने मक्का के जो लेथम और बाद में जो मिलर है उसने मिलकर मक्का के भ्रूणपोष से काइनेटिन के समान ही पदार्थ अलग किया। काइनेटिन के समान ही क्या किया? पदार्थ है वो अलग किया। कौन कौन वैज्ञानिक थे? एक तो था आपका मिलर और दूसरा लेथम। लेथम कौन था? जिसने साइटोकाइनिन क्या दिया? नाम दिया। तो
इसके बाद में मिलर तथा लेंथम ने क्या किया है, इन्होंने मक्का के भ्रूणपोष में मक्का का जो एंडोस्पर्म होता है उसे काइनेटिन के समान ही पदार्थ अलग किया, जिसे क्या कहा जाता है, जियाटिन। जिसे क्या कहा जाता है, जियाटिन जो है वो कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जियाटिन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला प्रथम साइटोकाइनिन है। ये जियाटिन एक साइटोकाइनिन ही है, प्रथम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला क्या है, साइटोकाइनिन है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले प्रथम साइटोकाइनिन का नाम बताइए, जियाटिन, जिसे मक्का के भ्रूणपोष से सर्वप्रथम मिलर तथा लेंथम ने क्या किया था, 1964 के अंदर अलग किया था। कब किया था, 1964 के अंदर इसको अलग किया गया था। इसके बाद बच्चों बात करते हैं रासायनिक प्रकृति की, साइटोकाइनिन की रासायनिक प्रकृति की बात करते हैं। रासायनिक प्रकृति की बात करते हैं। रासायनिक प्रकृति देखिए, साइटोकाइनिन जो है ये न्यूक्लिक अम्लों के अपघटन से बनते हैं। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है, किसके अपघटन से बनते हैं, न्यूक्लिक अम्लों के जो हैं अपघटन से इनका निर्माण जो है वो होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो संरचनात्मक दृष्टि से स्ट्रक्चरल कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इनकी बात करें तो ये एमिनोप्यूरिन होते हैं। क्या होते हैं, एमिनोप्यूरिन होते हैं। क्या होते हैं, एमिनोप्यूरिन होते हैं, जिनमें परफ्यूरल वल्ले पाई जाती हैं। जिब्रेलिन में कौन सी वल्ले थी, गिबेन वल्ले। इनमें कौन सी वल्ले हैं, फरफ्यूरल वल्ले जो है वो पाई जाती है। जबकि जिब्रेलिन के अंदर हमने क्या बात की थी, इसकी बात की थी, गिबेन वल्ले की बात की थी, जिसमें कार्बन 19 या 20 हो सकते हैं। इस प्रकार प्रथम पहचाने गए साइटोकाइनिन का नाम जो है वो क्या दिया गया, प्रथम पहचाने गए। ये तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला था जियाटिन, लेकिन प्रथम रूप से पहचाने गए जो साइटोकाइनिन है उसका नाम है 6-फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन। देखो सभी नाम आ गए, ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है। एमिनोप्यूरिन इनके अंदर इसकी जो संरचनात्मक दृष्टि से ये एमिनोप्यूरिन होते हैं। फरफ्यूरिल वल्ले पाई जाती है और 6 आपको याद रखना है। तो प्रथम कौन सा पहचाना गया था, 6 फरफ्यूरिल और एमिनोप्यूरिन, ये आपको याद रखना है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादपों में उन स्थानों पर होता है जहाँ पर कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। सही बात है, क्योंकि कोशिका के विभाजन को प्रेरित करता है और इसका निर्माण जो है वो उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ पे सेल डिवीजन की जो एक्टिविटी है वो होती रहती है। जैसे अगर हम बात करें स्टेम अपर जो भाग है, प्रोसेस जो भाग है, ठीक है, रूट टॉप भाग है या मूल शीर्ष का जो भाग है। इसके अलावा विकासशील डेवलपमेंट जो कलिका होती है, बड जिसे बोला जाता है, तरुण फल होते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका द्रव्य में टीआरएनए के संरचनात्मक घटक का कार्य भी करता है। किसका कार्य, साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्रांसफर आरएनए होता है, कौन सा, 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसफर आरएनए, इसके संरचनात्मक घटक का कार्य करता है। प्यारे बच्चों, आरएनए मैंने मेरा वीडियो डाल रखा है, बहुत ही शानदार वीडियो है, काफ़ी लोगों ने उसे देखा भी है। तो आप भी अगर आरएनए का वीडियो देखना चाहते हो तो वो पूरा आप आरएनए लगाकर मेरा नाम लिख कर लगाओगे तो आपके सामने वीडियो जो है वो आ जाएगा। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की, हमने बात कर ली, साइटोकाइनिन की रासायनिक प्रकृति की बात कर ली। अब मैं आपको जो साइटोकाइनिन है 6-फरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन, उसकी संरचना की हम लोग बात कर लेते हैं। तो उसकी संरचना बच्चों देखो इस प्रकार की होती है।
ये देखो बच्चों, इस प्रकार की इसकी जो संरचना है वो होती है। ये इस प्रकार से संरचना जो है वो प्यारे बच्चों होती है, जिसे क्या कहा जाता है, साइटोकाइनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइटोकाइनिन कहा जाता है। इसका नाम जो है वो आपको अभी बताया था मैंने, काइनेटिन 6 परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन। काइनेटिन 6 परफ्यूरल एमिनोप्यूरिन, ये इसका नाम जो है वो होता है। अब जो अंतिम टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं, साइटोकाइनिन के कार्य की प्रभाव। साइटोकाइनिन के कार्यकीय प्रभाव, जिस प्रकार से हमने जिब्रेलिन और ऑक्सिन के कार्य की प्रभाव का मतलब है कार्य क्या होते हैं, सीधी सी बात यही है। पहला इसका है कोशिका विभाजन, बार बार हम यही शब्द पढ़ रहे हैं, कोशिका विभाजन को प्रेरित, कोशिका विभाजन को प्रेरित। तो सबसे पहला कोशिका विभाजन, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है वो ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सिन की उपस्थिति में इसको जो है प्रेरित करता है। ये जो होता है ये पादपों के विभजोत्तक उत्तक निर्माण की क्रिया को भी विभजोत्तक और विभजोत्तक उत्तक की में ही क्या होती है, सेल डिवीजन की जो क्षमता है वो पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है, सेल डिवीजन की क्षमता जो है वो पाई जाती है। इसके बारे में कोशिका दीर्घन, भाई कोशिका विभाजन होगा तो कोशिका दीर्घन संभव है। क्या है, कोशिका दीर्घन जो है वो आसानी से होगा, तो कोशिकाओं के दीर्घन को भी ये प्रेरित करता है, जिससे 4-5 गुना जो है दीर्घित हो जाती हैं। सामान्य तुलना में क्या है, 4-5 गुना बढ़ जाती हैं। तीसरा जो है कोशिका विभेदन, 3 नंबर अगर बात करें तो कोशिका विभेदन है। कोशिका विभेदन के अंदर भी जो है ऑक्सिन के साथ मिलकर ये पौधों में अंग निर्माण को नियंत्रित करता है। जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन जो होते हैं, अंग निर्माण की जो क्रिया होती है ऑर्गन्स, उनको भी ये क्या करता है, कंट्रोल जो है वो करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 नंबर है शीर्ष प्रभाविता का निरोध। शीर्ष, जबकि ऑक्सिन में हमने पढ़ा था शीर्ष प्रभाविता, यहाँ पे ये क्या करता है, इसका निरोध करता है। निरोध का मतलब होता है रोकना। क्या होता है, रोकना। साइटोकाइनिन के छिड़काव से शीर्ष प्रमुखता जो है वो समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तपार्श्व कलिकाओं की वृद्धि होने लगती है। जो साइड में उपस्थित कलिकाएं होती हैं उनकी क्या होती है, वृद्धि जो है वो होने लगती है। 6 नंबर लास्ट बात करते हैं, जीर्णता विलंब। जीर्णता विलंब, इसकी अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, पादपों में साइटोकाइन जो है जीर्णता को रोकता है। हम लास्ट में भी बात करेंगे जीर्णता की, कि जीर्णता क्या होती है। ठीक है। तो इसको जीर्णता की अगर हम बात करें तो भाई जो किसी भी जीव की परिपक्व अवस्था से लेकर मृत्यु तक का जो काल होता है उसे क्या बोलते हैं, भाई जीवन से लेकर मृत्यु तक का जो काल होता है उसे क्या बोलते हैं, जीर्णता बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जीर्णता जो है विलंब से करता है। ठीक है, उसको रोकता है। जीर्णता से पहले पत्तियों में प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक अम्ल आदि का विघटन प्रारंभ जो है वो हो जाता है। साइटोकाइनिन के प्रभाव से क्या होगा, अपघटन कम हो जाता है, जिससे जीर्णता का प्रभाव धीरे धीरे प्रकट होता है। साइटोकाइनिन के जीर्णता विलंब प्रभाव को रिचमोंड लेंग प्रभाव कहते हैं। साइटोकाइनिन के, ध्यान देना यहाँ पे, साइटोकाइनिन के इस जीर्णता विलंब प्रभाव को क्या बोला जाता है, रिचमोंड लेंग प्रभाव कहा जाता है। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। तो साइटोकाइनिन के प्रभाव से जीर्णता विलंब को क्या कहा जाता है, रिचमोंड लेंग प्रभाव कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर जो है वो कल पूरा होने की कगार पे रहेगा, थोड़ा ही रहा है। कल या फिर 2 और वीडियो के अंदर इसको जो है पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि कल वाले वीडियो में करेंगे तो आपके लिए होमवर्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसके 2 वीडियो और बनेंगे। ये आज पार्ट नंबर 6 है और 2 पार्ट और बनेंगे, 7 और 8। उसके बाद में हम यूनिट नंबर जो है 4 आपकी है वो शुरू कर देंगे।